So we are starting hello alkane and hello arenes. बहुत बेसिक लेक्चर मैं इसको नहीं रहूंगा क्योंकि ज्यादातर सब लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन सब पढ़ चुके होते हैं। तो हेलो एल्केन में होता क्या है, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, एल्केन क्या होता है, मैं बहुत बेसिक में नहीं जाऊंगा ज्यादा। वी विल फोकस ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड नॉट मोर ऑन व्हाट इज हेलो एल्केन एंड व्हाट इज दिस। ओके, तो ज्यादा जितना क्वेश्चन करेंगे उतना सी के लिए भी फायदा होगा। और यही सब करेंगे कि इस ये क्या होता है वो क्या होता है, तो फिर टाइम भी जाया होगा और हम ज्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे। ओके, तो बेसिक बेसिक मैंने वो लिखा हुआ है कि कैसे एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और क्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो अपना हेलो एल्केन बन जाता है। हेलो अरीन कभी हम दूसरे लेक्चर में या कभी करेंगे, आज हम हेलो एल्केन के बारे में ही देखेंगे। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर हमने इतनी बार किया हुआ है कि नोमेनक्लेचर तुम्हें मोटा मोटा आ ही गया होगा, हम फिर से इस बार सीखेंगे। जितनी बार हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे उतना हमें 11th क्लास का भी आइडिया लगता जाएगा कि फिर से हम 11th क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, ये देखो बेंजीन में फिर से क्लोरीन जोड़ दिया है तो वही क्लोरोबेंजीन बन गया है। ओके, दो तीन फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं। एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्लोरीन कौन सा होता है। एक एंटीबायोटिक जिसमें क्लोरीन होता है उसको कहते हैं क्लोरामफेनिकॉल। हाँ, क्लोरामफेनिकॉल करके एक एंटीबायोटिक आता है। तुम बाद में डॉक्टर बनोगे तो एंटी माइक्रोबियल्स में ये सब चीज पढ़ोगे जिसमें क्लोरीन होता है। ये सेकंड वाला तो बहुत सिंपल है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कौन सा होता है। आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर, उसमें बायो में पढ़ा होगा। गोइटर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड बनाता है थायरोक्सिन, है ना। तो आयोडीन किस में होता है, थायरोक्सिन में। इजी। ओके, क्लासिफिकेशन भी बहुत इजी इजी है। मोनो मोनो हेलो एल्केन या एरीन डाई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन कैसा होता है, सी एस थ्री सी एल। डाई हेलो एल्केन सी एस टू, इधर भी सी एल इधर भी सी एल, इसमें दो हेलोजन होंगे, एक ये रहा एक ये रहा। मोनो हेलो एल्केन में इसमें एक होगा हेलोजन। एरीन में फिर सेम बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग में एक हेलोजन, बेंजीन रिंग में दो हेलोजन। वेरी सिंपल, ज्यादा हम इस सब चीज में नहीं जाते। नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, यही सब तो पढ़ना होता है हमें चैप्टर में। चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है कि उसका आईयूपीएसी कैसे करना है। आईयूपीएसी के बाद उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसके रिएक्शंस, रिएक्शंस विद नाइट्रो कंपाउंड्स, रिएक्शन विद फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ये सब के साथ हम बढ़ते बढ़ते आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में चैप्टर एंड हो जाता है। हम्म। जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसके साथ थोड़ा कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड ये सब पढ़े होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सब चीज पढ़ा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है, कायरलिटी ऑफ द कार्बन कैसे देखते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर देखते हैं आज अगर हो पाता है, नहीं तो इसको अगली बार के लिए रखते हैं। नोमेनक्लेचर के तो अपने लेक्चर लेक्चर में तीन चार क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं। नोमेनक्लेचर तो बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए अभी तक। तो हम जल्दी जल्दी से नोमेनक्लेचर के मैंने चार लिखे हुए हैं। ये वाले स्ट्रक्चर समझ में आते हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जहां जहां एंगल होता है और एंगल होता है और एंडिंग होती है, दे एंड्स विद कार्बन। हर एंगल पे कार्बन और हर एंडिंग पे कार्बन। तो जहां जहां एंड हो रहा है ये बॉन्ड, यहाँ यहाँ कार्बन है और हर एंगल पे कार्बन है। ओके, तो इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, जहां जहां मैंने डॉट बनाया है, हर एंगल्स एंड एंडिंग, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो जल्दी जल्दी से नेमिंग कर देते हैं, इसकी बहुत इजी नेमिंग है। नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहला रूल रोज मैं यही बताता हूँ कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, वी हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच शुड बी नियरेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखा तो इसमें कोई है ही नहीं, एक है वो क्या है, सफिक्स, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप या फिर सैचुरेशन या फिर प्रीफिक्स, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा जाता है।
अगर हमारे कंपाउंड में सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज है, यहाँ से या जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। ओके, सो प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होता है फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर 2, इसमें आते हैं सैचुरेशन। अगर अपने कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इफ आवर कंपाउंड इज डिवाइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन वी विल डू अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन, वी विल डू नंबरिंग फ्रॉम वेयर आवर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज द नियरेस्ट। ओके, जहां से नियरेस्ट पड़ेगा अपना ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, वहां से हम नंबरिंग शुरू कर देंगे। थर्ड है अपना प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब अगर ये डबल बॉन्ड भी यहाँ ना होता तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, जहां से ब्रोमीन पास, लेकिन इस समय यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, दुकान में जाते हो तो ऐसा होता है ना, कभी मालिक नहीं होते तो तुम कहते हो, अगर तुम जूता लेने गए, जूता लेने गए तो अगर वो हेड ऑफ द शॉपकीपर नहीं है तो वहां पे जो वर्कर होता है, तुम उससे बोलते हो कि अरे कितना कितने का अपना शू हुआ, इसका प्राइस कितना हुआ, और प्राइस अगर हेड ऑफ द शॉप नहीं होते तो वर्कर को दे देते हो, है ना। वर्कर अगर वर्कर भी होता है और हेड का बच्चा भी होता है, तो तुम बच्चे को देते हो ना कि वर्कर को। ठीक है, ऐसा है कि मालिक है, मालिक का लड़का बैठा हुआ है और वर्कर है, तो तुम दोगे मालिक को। मालिक साहब नहीं है, उसका लड़का बैठा हुआ है और वर्कर है, तो दोगे आ, उसके बच्चे को, फिर दोगे वर्कर को। ऐसा है ना। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज सेट करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो जहां से भी फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है वहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। इसमें देखा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे है सैचुरेशन। ओके, सैचुरेशन जहां से नियरेस्ट है, इसका मतलब यहां से नियरेस्ट है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग सैचुरेशन तो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन देखते ही हमने हेक्स लिख दिया, रूट नेम आ गया हेक्स। हेक्स में ईन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। और कौन से नंबर पे ईन है? सेकंड नंबर पे, हेक्स टू ईन। वी हैव आवर रूट वर्ड हियर। ओके, रूट वर्ड हो गया है, सफिक्स हो गया है ईन, प्रीफिक्स लगाना बाकी है। प्रीफिक्स है यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमीन लगा है फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे लगा है ब्रोमीन, तो हम ब्रोमीन को क्या कर देंगे? 5 ब्रोमो। ओके, हेक्स टू इन, इजी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करेंगे? ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। एक नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, दूसरी नंबरिंग उल्टी कर सकते हैं, कहाँ से? 1 2 3 4। ठीक है, दोनों साइड से क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड और बी आर पास पड़ रहा है। ओके, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमारा नेम क्या बनेगा 4 नंबर का? ब्यूट, ब्यूट टू इन, 3 ब्रोमो ब्यूट टू इन। ओके, 3 ब्रोमो ब्यूट टू इन। You have to assign such a number to all the suffix and prefix that it is the lowest of all। ठीक है, सबसे लोएस्ट नंबर मिल जाए सबको, ऐसा हमें डिफाइन करना होता है। तो ब्रोमो के पास अभी 3 नंबर है और इन के पास अभी 2 नंबर है, तो हमें ऐसा करना है कि दोनों को लीस्ट नंबर मिल जाए। क्या पॉसिबल है? देखते हैं। अगर हम उल्टी साइड से अगर करेंगे नंबर 1 2 3 4, तो यहां से ब्रोमो आ जाएगा 2 नंबर पे, तो इसको लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। देखा, तो हमें ऐसा करना है कि ब्रोमीन को और सैचुरेशन को दोनों को लोएस्ट नंबर मिल जाए, तो 2 ब्रोमो ब्यूटूइन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से या इधर से? वी हैव 2 ऑप्शन लेफ्ट, राइट से लेफ्ट से। अब ये मत बोलना कंपाउंड का राइट कि मेरा राइट। ओके, 1 से या 2 से, ऐसे करके देखते हैं। फिर 1 से करके भी, 2 से करके भी। 1 से करेंगे तो डबल बॉन्ड और क्लोरीन को सेम नंबर आएगा, या 2 से करेंगे तब डबल बॉन्ड और क्लोरीन के सेम नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर का टोटल कंपाउंड है। एक चीज तो हमारी फिक्स है कि हेक्स लगा देना है। ओके, आगे देखते हैं क्या करना है। स्टेप वाइज नंबरिंग करेंगे, स्टेप वाइज नाम लिखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा यूपीएससी। इसमें टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है। ओके, 6 नंबर दिखा, हेक्स लिख दिया। 4 नंबर पे यहाँ पे 3 नंबर पे इन दिखा, 3 नंबर पे क्लोरो दिखा, तो हेक्स 3 इन।
3 नंबर पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो हेक्सरीन। इजी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? या तो यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी करो, एक ही बात है क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स को भी मेन कार्बन चेन में लेना है। मेन कार्बन चेन से बाहर चला गया है ब्रोमीन। तो हमें ऐसे नंबरिंग करनी है कि ये ब्रोमीन मेन कार्बन चेन के अंदर आ जाए, तो 4 नंबर कार्बन हम इसको लेंगे। ओके। 3 4 रूल्स में बता देता हूँ। सफिक्स को मेन कार्बन चेन के अंदर होना चाहिए। ओके। सफिक्स एंड प्रीफिक्स को। दूसरा चीज है कि हमें कंपाउंड ऐसा बनाना है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो और उसकी मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। ओके। ब्रांचिंग उसकी जितनी ज्यादा रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अब इस चीज में देखते हैं कि उसकी एक ये ब्रांचिंग हो गई, एक ये ब्रांचिंग हो गई, एक ये ब्रांचिंग हो गई। 3 ब्रांचिंग है इसकी। तो अब इसका नेम क्या रख देंगे? 1 2 3 4, 4 का हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट में सब सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा एन। अपना रूट वर्ड तैयार है। फिर इस पे क्या क्या लगाए देखते हैं। 4 पे ब्रोमो लगाए, 3 पे मिथाइल लगाए, 2 पे मिथाइल लगाए। ओके। मिथाइल पहले लिखेंगे कि ब्रोमो पहले लिखेंगे? अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल से चलते हैं तो बी पहले आता है, बी को पहले लिखेंगे तो 4 ब्रोमो। ओके। 4 ब्रोमो। 2 3 डाई मिथाइल। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल। ओके। ब्यूटेन। ये अपना हो गया। थोड़ा सा कठिन था, लेकिन थोड़ा हमें अगर सारा रूल पता रहेगा, जो कि जब हम आईपीएससी देखेंगे तो फिर से सारा रूल एक बार कर लेंगे, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे चलता है। तो थोड़ा सा हम इसके हेलो एल्केन हेलो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। हेलोजन को हम यूजुअली एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स मींस हेलोजन। ओके। तो इस बॉन्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कैसा है ये बॉन्ड। ये बॉन्ड, क्योंकि हेलोजन आर द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स ऑफ ऑल periodic table, so they tend to attract electrons. हेलोजन यूजुअली ट्रेंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पोलर। कार्बन के पास जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने साइड। ओके। ये हेलोजन क्या करते हैं? पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। पोलैरिटी का मतलब हेलोजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो स्लाइट नेगेटिव चार्ज वो कहाँ से आया? वो उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, वहां से आया। ओके। क्योंकि मोस्ट हेलोजेंस आर यूजली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं तुम्हें पूरे पीरियोडिक टेबल के 3 ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बताता हूँ। तो FON है, देखा? जिसमें एक ये क्या है? हेलोजन है, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना ज्यादा होते हैं तो यूजुअली दे टेंड्स टू स्लाइटली पुल अप द इलेक्ट्रॉन्स टू देयर साइड। ओके। तो कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के बॉन्ड के बारे में देखते हैं। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, क्लोरीन उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ब्रोमीन और बड़ा होगा, और आयोडीन सबसे बड़ा होगा। ठीक है। यूजुअली दो सेम साइज के, जैसे हम दो सिमिलर विचारधारा के, सिमिलर थिंकिंग के दोस्त एक साथ रहते हैं, सिमिलर मार्क्स के दोस्त एक साथ रहते हैं, तो वैसे ही यूजुअली एटम्स जो कि बॉन्ड बनाते हैं, दे यूजुअली टेंड टू हैव सिमिलर साइजेस एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके। जात सॉरी। यूजुअली जो भी बॉन्ड्स बनाते हैं बिटवीन एटम्स, ये दे यूजुअली टेंड टू हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिटवीन देम। ओके। तो इससे होता क्या है कि ज्यादातर सेम साइज के इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला और ये वाला, ज्यादातर यही ज्यादा बनते हैं, और सबसे छोटे वाले या सबसे बड़े वाले, ये दे यूजुअली डोंट एग्जिस्ट। ओके। एग्जिस्ट ऐसा नहीं कि कभी करते नहीं, ये दे यूजुअली लेस एग्जिस्ट देन दीज टू। ओके। क्योंकि इनका साइज कंपेरेबल है। बाकी का साइज या तो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है कार्बन के हिसाब से। फ्लोरीन तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये ब्लास्ट हो जाता है।
सारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फ्लोरीन बनाना बहुत कठिन है। एक हम रिएक्शन देखेंगे इसी चैप्टर में, स्वार्ट्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है जो कि, जिसमें हम फ्लोरीन कंपाउंड बनाएंगे। और फ्लोरीन कंपाउंड यूजुअली इनऑर्गेनिक में तुम्हें देखने मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में फ्लोरीन कंपाउंड बनाने स्लो, सो ब्लास्टी टाइप, मतलब सो इनफ्लेमेबल। फ्लोरीन जैसे ही बनाते हैं वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है कंपाउंड में। ओके। और आयोडीन के कंपाउंड्स इतने स्लो चलते हैं क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है कि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं। इसके ज्यादातर रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। ये कभी प्रोडक्ट बनाता है, कभी सबस्ट्रेट बनाता है, कभी प्रोडक्ट बनाता है, कभी सबस्ट्रेट बनाता है, इसीलिए आयोडीन के साथ ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते नहीं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ बनते हैं। तो हम जितने भी हेलो एल्केन में कंपाउंड्स देखेंगे, या तो वो क्लोरीन के देखेंगे या वो ब्रोमीन के देखेंगे। ओके, वी विल मूव नेक्स्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात अगर करें, तो यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी तक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इज यूजुअली डिपेंडेंट ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैंने अभी बताया कि यूजुअली दीज हेलोजेंस आर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव्स, दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। सबके इलेक्ट्रॉन्स खींच लेना चाहता है। तो ज्यादातर ये हेलोजेंस करते क्या है कि अपने आसपास दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी खींच लेते हैं। ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच करके, जितना बड़ा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो उतना ज्यादा अपने आसपास सरफेस एरिया में दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास के खींच लेगा। इससे होता क्या है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है ना। एक सेकेंड। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो साइज में जितना बड़ा होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा होगा। हम्म। जितना बड़ा होगा वो उतने ज्यादा आसपास में अपने और दूसरे सेम मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। जैसे सी आई ये है, इसके आसपास दूसरे और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो इसी के साथ के होंगे। इसी की तरह ये बहुत बड़ा सा एक जाइंट ट्रूप ले लेगा, और जाइंट सा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यूजुअली जो कार्बन आयोडीन के साथ होते हैं, यूजुअली नहीं बनते हैं, लेकिन जो कार्बन आयोडीन के साथ हेलो एल्केन्स जो होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ब्रोमीन के साथ थोड़ा कम, क्लोरीन के साथ कम, और फ्लोरीन के साथ बहुत कम कंपाउंड तुम्हें देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन कंपाउंड्स आर नॉट यूजुअली स्टेबल, बट लीस्ट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स दे हैव। ओके। बॉइलिंग पॉइंट इतना लीस्ट होता है कि रूम टेम्परेचर में ही बॉइल हो जाता है फ्लोरीन का, इतना। सॉल्युबिलिटी देखते हैं। अभी तक मैंने जितना भी कोई भी कंपाउंड, अल्कोहल्स में, फिनॉल्स में, ईथर्स में, जो भी कंपाउंड मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए बताया है, मैंने ये जरूर बताया कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना अल्कोहल्स अल्कोहल्स में होती है एंड वाटर में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी है? एक हाइड्रोजन और एक कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, जैसे एफ, ओ और एन। एफ, ओ और एन के साथ अगर हमें हाइड्रोजन के साथ दूसरा कंपाउंड मिल जाए, तो उनके बीच में एक हल्का सा वीक फोर्स टाइप का प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या यहाँ पे पॉसिबल है? अल्कोहल में ओ एच आता था, तो ये एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता था। ईथर्स में सी ओ सी, ये वाला वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता था। लेकिन क्या हेलोजेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं। सो दे आर सो लेस मिसिबल इन वाटर। हेलो एल्केन्स को तुम वाटर में डालोगे तो दे आर नॉट मिसिबल, या रेडिली मिसिबल। ओके। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बॉईल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जा करके वो हो भी सकता है एक सेकंड के लिए। लेकिन देर आर नॉट यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ओके। देखोगे तुम कि बहुत छोटे छोटे है हेलो एल्केन्स जो होते हैं, दे आर यूजुअली गैसेस, जैसे मिथाइल क्लोरीन, इथाइल क्लोरीन, दे आर यूजुअली गैसेस। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का बढ़ता जाता है, दे यूज टू पैक टाइटली बिटवीन ईच अदर। जैसे दो या तीन कंपाउंड का, दो या तीन कार्बन का अगर अपने पास हेलो एल्केन है, ज्यादा चांसेस है कि वो गैस हो। 3 से लेकर के 5 कार्बन तक के अगर अपने पास है, तो वो चांसेस चांसेस है कि वो लिक्विड हो।
और ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा कार्बन है उसके साथ, या उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो सॉलिड्स भी होते हैं। तो मैंने मेन मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी, और रूम टेम्परेचर पे गैस और ये सब कौन होता है। ओके, तो थोड़ा सा अब रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। रिएक्शंस इज माय फेवरेट पार्ट। रिएक्शंस के साथ ये होता है कि वी आर मूविंग, टेंड टू मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ओके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ। एउटा पिक भेजेको छु त्यसको 1 नम्बर अलि एक्सप्लेन गरिदिनु न। कहाँ पे भेजा है? च्याट्स में। हेलो सर जी। हाँ सोनू, कॉल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्वेश्चन तुम भेजे नहीं। जा, सॉरी सर, अभी भेजते हैं, रुकिए 1 मिनट, चाटे में भेज देते हैं था। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ओके। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को बनाना देखते हैं। सबसे पहले CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बोल रहा है। किससे? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज एन चेन्स ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड विच इज CH3, CH2, CH2, CH3, CH2O Cl। ओके, दिस इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। मैंने बताया था जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती बढ़ती है किसी भी कंपाउंड की, ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो उसको एनर्जी कम लगती है बॉयल होने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एनर्जी उसको कम लगेगा। जैसे यहाँ पे हर जगह से एनर्जी लग सकती है ना, यहाँ पे हर बॉन्ड के लिए सेपरेट एनर्जी चाहिए। तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा, जैसे नहीं होता कि हम एकदम छाती तान के खड़े होकर के चलते हैं तो हमें ठंडा ज्यादा लगता है, और सिकुड़ के पीठ पीठ ढक करके घुटने पेट में लग करके करते हैं तो वो ठंडा कम लगता है। इसी तरह का है कि जितना ज्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हमें ठंडा लगता है। तो इसी तरह जितना ज्यादा किसी का सरफेस एरिया होगा, या कहो दूसरे शब्दों में ब्रांचिंग होगी, उतना कम एनर्जी उसको लगेगी उसको बॉईल करने के लिए, है ना। और इसका सरफेस एरिया कम है, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बताया था। ओके, आया समझ में? यस सर। मोर द सरफेस एरिया ऑफ ए कंपाउंड, लेस द एनर्जी इट रिक्वायर्स टू गेट बॉइल। ओके। सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? ब्रांचिंग से। जैसे पेड़ का सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? मोर द ब्रांचेस ट्री है, मोर द सरफेस एरिया इट हैज। ओके। एल्कोहल्स का हम रिएक्शंस देखते हैं। एल्कोहल्स की रिएक्शंस यूजुअली सारे एल्कोहल्स को हम हेलो एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्कोहल के साथ हमें जो भी एक हेलोजन कंपाउंड दिख जाए तो तुम उसको सबकॉन्शियसली मान लेना कि अब इसको अल्कोहल को चेंज करना है हेलो एल्कीन में। ओके। जैसे OH के साथ हमें जो भी यहाँ पे क्लोरीन दिख गया, ब्रोमीन दिख गया, क्लोरीन, रेड फास्फोरस के साथ यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन, हमें हेलाइड कंपाउंड अगर दिख गया तो हमें यूजुअली टेंड्स टू इट है कि अगर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, SN। ठीक है। और ये वाला पहला वाला तो ल्यूकास रिएजेंट है, तो ज्यादातर दिखाते हैं SN1 रिएक्शन, जो कि मैं आगे फिर से बताऊंगा। ओके। पहला वाला रिएजेंट है HCl एनहाइड्रस ZnCl2, और कल भी मैंने बताया था HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 इट इज ए ल्यूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट फॉलो SN1 रिएक्शन। ठीक है। और लूकास रिएजेंट के साथ यूजुअली 3 डिग्री देता है। अगर ये 3 डिग्री होता तो लूकास रिएजेंट इसको दे देता। अभी थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा या बहुत टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके ये रिएक्शन देगा। और रिएक्शन में प्रोडक्ट सबका सेम है, सबका प्रोडक्ट सेम है, CH3 CH2
Cl, इसके साथ Br है तो CH3 CH2 Br। ओके, PCl3 CH3 सेम। इसमें बस देखने की बात यह है कि पहला वाला लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोसीड विद SN1 रिएक्शंस। और लुकास रिएजेंट जनरली हम यूज करते हैं कि कितना डिग्री कार्बन इट हैज। अगर हमें पता नहीं कि हमारे कंपाउंड में कितना डिग्री कार्बन है, तो हम उसको लुकास रिएजेंट डाल के चेक कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर 3 डिग्री कार्बन रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा, हम मैं तुम्हें अगर एक जार में अल्कोहल दे दूं और तुम्हें नहीं पता है कौन सा डिग्री अल्कोहल है, हाउ विल यू चेक इट देन? You will put on some Lucas reagent, and it will the time it take to for the reaction to proceed, it will tell you the uh, degree of the compound. ओके, जितना टाइम लेगा उतना ज्यादा तुम्हें पता लग जाएगा, लग जाएगा कि 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो रहा है इसको रिएक्शन करने में, तो 1 डिग्री है। 2 to 3 मिनट्स 5 मिनट्स लग रहा है, तो ये 2 डिग्री है। और इंस्टेंटली अगर कर रहा है तो ये 1 डिग्री 3 डिग्री है, सॉरी। ओके, तो इस तरह लुकास रिएजेंट इज मोस्ट पॉपुलर। अगली जो पॉपुलर है रिएक्शन, वो SOCl2 के साथ है। ओके, SOCl2 के साथ ये रिएक्शन पॉपुलर इसलिए है क्योंकि SL2 के साथ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्योर बनते हैं। बाकी सबके साथ प्योर प्रोडक्ट्स नहीं बनते। मैं भी बाकी सबका इसके साथ साथ कौन कौन सा प्रोडक्ट बना वो भी लिखूंगा। सबसे पहले SOCl2 का देख लेते हैं। CH3 CH2 Cl, ये तो इसमें बनना तय है, लेकिन इसके साथ बनेगा SO2 प्लस HCl। ओके, ये इसके साथ 3 प्रोडक्ट ये बनेंगे। सर SO2 HCl गैस होगा, गैस के चीज एरो दे दीजिए। लो अब समझा दो तो सोनू फिर से पूरा। गैस नहीं देगा क्या सर? हाँ हाँ, गैस होगा तो गैस होगा तो क्या हुआ? गैस होगा तो डिफिनेशन पूरा बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, बाकियों को समझा दो, लाइक यू आर ए टीचर। हाँ ना सर। तो गैस होगा तो क्या होगा? यूजुअली कंपाउंड में जो गैस होती है वो दे टेंड्स टू लीव द कंपाउंड, लीव द सॉल्यूशन। वो बबल बन के ऊपर चला जाता है ना। बबल बन के ऊपर अगर किसी सॉल्यूशन में से गैसेस जो अपना बाई प्रोडक्ट्स हैं वो चले गए, तो प्योर कंपाउंड्स मिल जाएगा ना हमको। तो इंडस्ट्री लेवल में ज्यादातर यूज होता है ना। लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे अपना इतना थाइनाइल क्लोराइड होता नहीं है अपने पास इतना, तो इसलिए अभी ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन मोस्ट इजी प्रोसीजर है, थाइनाइल क्लोराइड के साथ हमारा कोई भी अल्कोहल डालो तो हेलो एल्केन मिल जाएगा। उसके साथ जो गैसेस रहेगी, और गैसेस भी देखो ना तुम कौन सी बन रही है, प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, कितनी डेंजरस गैस है। SO2 प्लस HCl, इनको बाद में फिर से ट्रीट करना पड़ेगा गैस, क्योंकि SO2 गैस को तुम ऐसे ही फैक्ट्री में अगर बना रहे हो, तुम्हारा फैक्ट्री है हेलो एल्केन की, तुम अल्कोहल खूब सारा लेके आए, उसमें SOCl2 डाला, तो क्या गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ देगी कि तुम इतना सारा SO2 और HCl कैसे वेपर कर रहे हो? दीज आर डेंजरस गैसेस। अगर ये ऊपर करेंगी तो एसिड रेन हो जाएगा, ऊपर जाएंगी तो तुम्हें फिर इन गैसेस को भी तो ट्रीट करना पड़ेगा ना बाद में। तो गैसेस को ट्रीट करोगे, उसका खर्चा अलग से। तो अब ये सब प्रैक्टिस बंद हो गई क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत टाइट हो गई है। तो थोड़ी पॉइजनस गैस है, लेकिन प्रोडक्ट तो अपना बन ही जाएगा प्योर। रेड फॉस्फोरस और Br के साथ अपना सीधे सीधे प्रोडक्ट मिल जाता है कि CH3 CH2 Br। ओके, PCl3 के साथ क्या होता है? PCl3 के साथ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। PCl3 के साथ ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही, प्लस क्या बना? क्लोरीन चला गया, POH, तो ये बन जाएगा H2PO3। ओके, फॉस्फोरिक एसिड। और NaBr के साथ अपना बाई प्रोडक्ट बनेगा, एक सेकेंड, NaBr के साथ बाई प्रोडक्ट बनेगा अपने क्या क्या चला गया अपना? Br यहाँ से चला गया, अपने पास बचा Na, यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन, एक HSO4, एक ऑक्सीजन। तो ये हो गया NaHSO4 प्लस ऑक्सीजन के साथ H2O।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये पूरा हो गया। ओके, इसके साथ भी H2 हुआ। लुकास रिएजेंट के साथ भी इजी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 3 डिग्री इसको जल्दी देता है। बाकी सबके साथ इसको बॉईल करो, टेम्परेचर दो, टाइम लगेगा, ये सब चीज का प्रॉब्लम है। बाकी ये इसके सात वाटर भी आ जाता है तो डाइल्यूट हो जाता है थोड़ा, तो फिर इसको फिर से डिस्टिल करो या फिर बॉईल करो, तब जाकर प्योर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। तो जैसे तुमने 1 लीटर अल्कोहल डाला और 1 किलो कैटलिस्ट डाला, तो 1 लीटर ये बनेगा, 1 लीटर ये बनेगा, ऐसा। तो हाफ ऑफ इट गेट्स डाइल्यूटेड। अगला देखते हैं, एल्कीन्स के साथ रिएक्शंस देखते हैं। एल्कीन्स के साथ रिएक्शंस थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ऑल एल्कीन्स शो एडिशन रिएक्शन, मैंने बताया ना। जैसे अल्कोहल शो सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहल एंड हैलाइड, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और एल्कीन शो करता है एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब ब्रेक द बॉन्ड एंड ऐड ए कंपाउंड। ओके, तुम्हारे पास सीधा सीधा है, अगर मैं HCl की जगह यहाँ पे H2O और H+ लिख देता एसिड के साथ, तुम सीधा इसमें क्या करते OH जोड़ देते, है ना, जैसे हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में किया था। लेकिन अभी यहाँ पे H के साथ Cl है, और तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे Cl जोड़ना है, इतना करना है। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH2CH2, इधर Cl, इधर एक हाइड्रोजन CH3CH2Cl। ओके, ब्रोमीन विद CCl2, इसके साथ क्या बनेगा, ब्रोमीन के साथ हमने इतना सारा देखा है, एक ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन देखा था, एक ब्रोमीन इन CH2 के साथ देखा था, एक ब्रोमीन एक उसमें भी देखा था, इथॉक्साइड के साथ देखा था। तो ब्रोमीन के साथ फिर से एक रिएक्शन आ गई है। मैं एक काम करूंगा, तो कि ब्रोमीन के साथ सारी जितनी रिएक्शन है ना ऑर्गेनिक की, वो एक साथ कंपाइल कर दूंगा, कि तुम्हें कितनी ब्रोमीन लगानी है किस कंपाउंड में, ये याद रहे। किसी कंपाउंड में दो दो ब्रोमीन लगा देंगे, जैसे अभी लगाने वाले हैं। किसी कंपाउंड में एक ब्रोमीन लगेगा, किसी बेंजीन में तीन तीन ब्रोमीन, 2 4 6 ब्रोमीन वाटर वाले रिएक्शन में लग जाता है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में एग्जाम में कि इसमें कितनी ब्रोमीन लगानी है ना। तो ब्रोमीन इन CCl2 के साथ हमारा विसनल डाई हैलाइड बनेगा, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। ओके, ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ब्रोमाइड आयन, ऐसे करके प्रोसीड करती है। सबसे पहले ये ब्रोमीन जो होता है Br यहाँ से टूटता है। एक ब्रोमीन जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, एक ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है, इसके बाद वो बनता है। लेकिन इतना मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में तुम्हें पता ही है कि प्रोडक्ट ही बनाना है। CH CH2 Br। जब नेबर कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे होते हैं, तो उसको बोलते हैं विसिनल, VIC, विसिनल डाई हैलाइड, दो हैलाइड है ना, उसका कॉमन नेम है विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन होते तो उसको बोलते हैं जेमिनल। ठीक है, अभी दो अलग अलग कार्बन पे ब्रोमीन है, तो उसको बोलेंगे विसिनल डाई ब्रोमाइड। ठीक है, विसिनल डाई ब्रोमाइड। अगर ये एक ही कार्बन पे होता है यहाँ पे, और जैसे ऊपर Br, इसको बोलते हैं जेमिनल डाई ब्रोमाइड। ओके, जेमिनल एंड विसिनल। ओके, अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने इस बार किया है, कि एल्कीन के साथ ये एडिशन रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो HBr के साथ कैसे करेंगे। फर्स्ट अप्रोच अपनी ये रहेगी, अगर स्टूडेंट हूँ और मुझे सिर्फ बेसिक्स बेसिक्स आता है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि Br अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ Br लगाना है, तो मैं प्रोडक्ट कर दूंगा CH3 मुझे लगता है हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेने चाहिए, बार बार CH3 नहीं लिखना चाहिए ना। वी शुड ट्राई मेकिंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नाउ। सबको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है ना। ओके, तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा देना है। पहली बार तो मैं यही सोचूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि ब्रोमीन लगाने से पहले हमें देखना है कि ब्रोमीन लगा कैसे। ब्रोमीन प्रोसीड विद, मैंने अभी बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तभी ये ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा ना। कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल तो है, लेकिन उसके इस बगल में अगर कार्बोकेटाइन आ जाएगा तो और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन को लालच आ जाता है कि अगर मैं अपने बगल वाले कार्बन पे आ जाऊं तो मैं और ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। अभी 2 डिग्री कार्बन है, तब 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है जो कि माइग्रेट करके इस पे जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, पॉजिटिव के साथ यहाँ पे 5 बॉन्ड बना लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें होता है मिथाइल शिफ्ट। ओके, तो अभी कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। CH3, CH3, CH3। ओके, कार्बोकेटाइन यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन देख रहा है बगल वाले कार्बन को। उसके बगल वाले अल्फा कार्बन के पास कितना है? एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन देख करके कार्बोकेटाइन को लालच आ जाता है और कार्बोकेटाइन हो जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो हो जाता है, लेकिन कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होने के लिए इस पे हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रीअरेंजमेंट होके इसके पास जाएगा क्या? इसके पास अब जाएगा मिथाइल, ये पूरा का पूरा ग्रुप। तो मिथाइल ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है CH3, और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका पूरा हो जाता है। तो दिस इज नाउ ए 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री से 3 डिग्री। तो अब अपना ये Br अटैक कहाँ करेगा? इधर। तो Br अटैक करेगा तो बन जाएगा Br, इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, CH3। ओके, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। मैं चाहता हूं तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि एक बार तुम्हें ट्राई करना बनता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ब्रोमीन लगाना है। बस मुझे सब बताना, ये 1 नंबर पे ब्रोमीन लगेगा कि 2 नंबर पे ब्रोमीन लगेगा। थर्टी सेकेंड्स। बताओ कोई, 1 पे लगेगा या 2 पे लगेगा ब्रोमीन? हेलो। बस 2 रिएक्शन और है, फिर खत्म करते हैं, जल्दी बताओ जल्दी। 1 पे लगेगा या 2 पे? तो ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तुम जब बताओगे तब मैं स्टार्ट करूंगा इसको। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करता है। हमने ज्यादातर हेलो एल्केन हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी हैं। पहला ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा और जाके ऐड हो जाएगा। ओके, क्लोरीन को डार्क रिएक्शन में रखा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डार्क में नहीं रखा जाएगा तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो कि क्लोरीन जाके फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके CH Cl3 ये वाला बना देगा, अगर डार्क में नहीं रखा गया तो। CHCl ऐसे करके CHCl3 फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ओ CHCl2। ठीक है, तो इसलिए इसको डार्क में रखा जाता है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन ना हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो एकदम अंधेरे में इसको रखा जाता है। और आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ इसको रखा जाता है।
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ सब्सटीट्यूट होता है? इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूटेड जहां जहां अपना ऑर्थो और पैरा पोजिशंस, यहीं पे होता है अपना रेजोनेंस। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा देंगे, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा देंगे। ओके, ये भी हो गया। सेंडमेयर रिएक्शंस मैंने बताया था, सेंडमेयर रिएक्शंस प्रोसीड विद डाइजोनियम सॉल्ट, फेमस डाइजोनियम सॉल्ट। ये अपने हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन के साथ हम NaNO2 और HCl HBr इन सब का रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाता है? डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव या N2 पॉजिटिव, इसके साथ जो भी हैलाइड यूज करेंगे वो पॉजिटिव। ओके, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। और मैंने कहा कि सेंडमेयर रिएक्शन में या तो डाइएजोनियम सॉल्ट एक चीज है, या तो ग्रिग्नार्ड एक चीज है, जो मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में काम आ सकता है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट तो बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। ये जब हम अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिटेल में सारे सेंडमेयर डाइजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस को एक साथ देख लेंगे। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ तुम कुछ भी डाल दो तो वो हो जाता है। वाटर डाल दो तो ऊपर OH आ जाएगा, KI डाल दो तो इसमें हेलोजन आ जाएगा, HCl डाल दो तो क्लोरीन आ जाएगा, कुछ भी डाल दो तो इसके ऊपर वही सब्सटीट्यूट हो जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसके साथ अभी के लिए मैंने KI डाला है, और KI में क्या हुआ फिर ऊपर आई, ये आ गया। ओके, यहाँ पे अगर हम डाल देते तुम्हारा फेवरेट एच बी आर डाल देते हैं, Br आ जाता। Cl डाल देते हैं, Cl आ जाता। इजी है ना? तो सेंडमेयर रिएक्शन इसीलिए बड़ी काम की चीज है, क्योंकि सेंडमेयर रिएक्शन में जो डाइजोनियम सॉल्ट है, इट इज वेरी वर्सटाइल, so versatile that we can make any of the phenolic compounds with this diazonium salt. Okay, इसका आंसर तुमने मुझे बताया नहीं, मेरा अभी मन कर नहीं रहा है कुछ। इसका आंसर अगर तुम 1 बताते हो तो 1 के साथ देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बेंजीन कभी अच्छी बन जाए तो बात है ना। बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे अपना CH3 टॉलुइन। ओके, यहाँ पे देखो अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं? एक। ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? दो। तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, हम दूसरा बनाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 पे यहाँ था पॉजिटिव और यहाँ था CH3। अब इसके पास क्या है? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा 2 पे, क्योंकि 2 पे कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। एंड ये जो Br नेगेटिव जो रहेगा वो 2 पे अटैक करके क्या बनाएगा? कंपाउंड भी बना देता है। इस बार थोड़ा अच्छा बनाता है। ओहो, वाह। हाँ, इसका नेमिंग कर सकते हैं क्या हम? इसमें प्राइमरी कार्बन ये बेंजीन नहीं है, इसका प्राइमरी कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी साइक्लिक कंपाउंड्स में? साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे नेम करते हैं? पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लिक हेक्सेन, है ना? साइक्लिक हेक्सेन, जिसके आगे CYC साइक्लिक ऐसे लगा देते हैं, तो ये हेक्सेन है तो HEXANE, इस टाइप का। ठीक है, इसका नेमिंग कहाँ से करेंगे? ब्रोमीन की साइड से कि मिथाइल की साइड से? नंबरिंग। हेलो, सबने लीव कर दिया क्या? इसकी नंबरिंग जिसका अल्फाबेट क्लोज में आता है वहां से करेंगे, या वहां से करते हैं जहां से दोनों को लीस्ट नंबर मिले। ठीक है, लीस्ट नंबर ऐसा मिल हेलो, लीस्ट नंबर या तो लीस्ट नंबर दोनों में से किसी को लीस्ट नंबर मिले, या तो फिर अल्फाबेटिकली कोई क्लोज हो,
तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। तो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो या 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लिक हेक्सेन ऐसे करके इसका नेमिंग हो जाएगा, है ना। ओके, तो आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गई, बहुत तो नहीं, 10 मिनट पहले जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का 51 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हैज मोर ब्रांचिंग, more the branching a compound has, more the surface area it has, and more the surface area a compound has, less the energy it need to get boiled. Okay. सोनू गुप्ता ने भेजा है कोई, 8 कौन सा नंबर नंबर था? सर। Aromatic ether is not cleared by HI even on 520 K Kelvin. ठीक है, C6H5C3। मुझे लगता है इसका आंसर सी है, शायद से। C6H5O C6H5 अगर ऐसा है तो सी या डी में से क्या होगा? सर तो ये स्ट्रक्चर बनाइए ना तब। किसका? सी नंबर सब का। C6H5O CH3 इसका मैं बनाता हूँ। ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा सर। इसका आंसर क्या है? आंसर जैसे सी क्वेश्चन नंबर होगा शायद। सी नंबर ही है, वाह, हेलो। वाइल्ड गेस। पर स्ट्रक्चर बनेगा तो क्लियर हो जाएगा। ओ, ये पहला नंबर है। C6H5O CH3। प्लस C6H4 ए नंबर का बी बी। एच C6H5O C6H4 CH3। ओके, देखते हैं इसमें। 1 2 3 4, हाँ, ओके, ये रहा सेकंड नंबर। ओके, थर्ड नंबर C6H5O C, आगे क्या है दिख नहीं रहा। C6H5O C3H7। C3H7 C6H5, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब कभी कभी आ गए हो कुछ साहब। हम्म, ये रहा थर्ड नंबर। मेरे हिसाब से शायद बी नंबर होगा, अब तो प्रोबेबली श्योर हूँ। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, अगर मुझे स्ट्रक्चर अभी नहीं आता है, लेकिन अभी के लिए मैं बी नंबर पे जाऊंगा। आंसर में दिया है सी नंबर। सी नंबर। सी नंबर। आई कॉलेज में आज बिसाइए गए पूछने के लिए सर से। क्या बोले सर? मुझे तो अब भी बी लग रहा है, भले ही आंसर सी दिया हो, क्योंकि दो फिनोलिक स्ट्रक्चर तो तब शुक्रवार एच को आई। एक बार शोधेंगे सर से मेरे बिसाएंगे। मैं श्योर कह सकता हूँ बी है, बेशक अभी सी लिखा हुआ है, श्योर कह सकता हूँ। बताए क्यों? मैंने अभी जब पढ़ाया था, मैं बता रहा था कि बेसिक देखते हैं, इसमें देखते हैं पहले वाले में। इसमें अगर एच आई के साथ रिएक्शन होगा, एच आई के साथ रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? दो चीजें। आई वहां जाएगा जहां से बॉन्ड टूटेगा। वी हैव टू ऑप्शन, यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है। मैंने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ये फिनॉल वाले कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड किसी में दम ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तोड़ दे सिवाय जिंक के, है ना। इसमें तो दोनों इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, और इसका, इसके पास अगर दो लोन पेयर है तो दोनों के साथ रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें तो बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके तो और ज्यादा बनेगा।
तो इसके साथ इसके जो लोन पेयर है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है। तो ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इसके साथ ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसके साथ ये वाला बॉन्ड टूट गया था, इसके साथ कल हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा ही है। तो मोस्ट सर प्रोबेबली एच आई वाला बात एक बार और बोलिए तो थोड़ा। एच आई वाला। एच आई वाला कुछ थी कारण ना बोले। मैं फिर से बताता हूँ। ये चीज समझ में आ गया कि ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा ऑक्सीजन का और इसका। इसके साथ कोई भी आर चेन ले लेते हैं, कितनी भी लंबी चेन हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है वो इसमें रेजोनेंस में है। हम्म। रेजोनेंस के कारण ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड रिलेटिवली बहुत मुश्किल है ब्रेक करने के लिए देन दिस बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो कभी टूटेगा ही नहीं। क्योंकि हाइड्रोक्सी और फिनॉल, हाइड्रोक्सी और बेंजीन का बॉन्ड तो कोई तोड़ ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल से टूटता है। अगर ऑर्गेनिक में ऐसा दिख रहा है कि एच आई ने बॉन्ड तोड़ दिया तो वो क्वेश्चन ही गलत होगा। मैं सी ऑप्शन इसलिए मारा, मुझे लगा C6H5O C6H5 है। में नॉट दे रहा है सर, नॉट प्रश्न में नॉट है। प्रश्न में नॉट है, हाँ। तो नॉट ही तो होगा, बाकी सब तो क्लीव हो जाएंगे। हाँ। यही तो क्लीव नहीं होगा बस, क्योंकि इसमें दोनों साइड रेजोनेंस में हम्म। है ना। ये देखो, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रेजोनेंस में है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रेजोनेंस में, क्योंकि दोनों साइड फिनोलिक कंपाउंड है। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का अभी तक मुझे स्ट्रक्चर आता नहीं। अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन दो बेंजीन रिंग के साथ अगर रेजोनेंस में है तो उसका भी बॉन्ड टूटेगा नहीं। इसमें तो सीधा सीधा बॉन्ड दिख रहा है टूट रहा है, कितनी भी बड़ी चेन हो उसका बॉन्ड तो टूट ही जाएगा। तो इसके साथ यहाँ टूट जाएगा, इसके साथ OH बन जाएगा, ये बन सॉरी ये बन जाएगा फिनॉल, और ये बन जाएगा आई। अपने टीचर से पूछ लेना, यही है आंसर। होगा, एक बार शुक्रवार को पूछेंगे, कल तो छुट्टी है। बाकी मुझे लगता है कि कभी कभी गलत भी दिया होता है कुछ उसमें। ओके, इसका होगा मैं सर। डिटेल एक बार लिख करके दे दूंगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हो तो ये बेसिक सही रहा है। जहाँ रेजोनेंस में दिख गया ऑक्सीजन के